गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है कोलिजन। क्या नाम है? कोलिजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी क्लास में यूटी हो चाहे आपके एनुअल एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ध्यान से देखना आज की इस वीडियो को। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलिजन है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक कोलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट्स, कोलिजन जो है वो एक आइसोलेटेड इवेंट्स है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं कि जिसके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट कम हो, जैसे प्रेशर टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट ना हो, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडी, यानी इस इवेंट के अंदर, आइसोलेटेड इवेंट्स के अंदर दो या दो से अधिक बॉडी हैं। कोलाइडिंग बॉडी, कोलाइडिंग बॉडी मतलब जिनको टकराना है आपस में, टकराने वाली जो बॉडी है वो दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी होती हैं। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब जब वो एक बॉडी दूसरी बॉडी से क्या होंगी? टकराएंगी, तो वो एक दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो स्ट्रोंगली फोर्स है वो क्या करेंगी? एक्सर्ट करेंगी। तो यहां पर लिखा हुआ है कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर। जैसे ये बॉडी है दूसरी बॉडी से क्या हुई? टकराई, तो ये बॉडी जो है वो इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये बॉडी जो है वो इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी स्ट्रांगली, और ये जो फोर्स होगा वो रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के लिए होगा। मतलब जैसे बॉडी टकराई एकदम थोड़ी देर के लिए टाइमिंग होगा ये फोर्स एक्सर्ट का जो प्रोसेस है। तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन क्या है? जिसके अंदर दो या दो से अधिक बॉडी है वो एक दूसरे से टकराती हैं। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना, टकराती हैं, और एक बॉडी दूसरी बॉडी की क्या है? फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन जो है बेटा, उसकी टाइप्स होती हैं, कोलिजन्स टाइप्स। कोलिजन्स की 2 टाइप्स होती हैं जहां पर, जो कि हम आज हम पढ़ेंगे। एक होती है बेटा इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन। और जो सेकंड टाइप होती है वो होती है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इस फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टाइप के बारे में। जो सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आइए अब हम बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो बेटा इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम और फोर्स जो एक्सर्ट है, यानी ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिक जो कोलिजन होता है उसके अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। नोट्स आप बना सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो जो इलास्टिक कोलिजन है, सबसे पहले बात आती है कि क्या है ये। इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, कि मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, जो आपने पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला आपने पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो मतलब जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इसके अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। क्या रहती है? कंजर्व्ड, मतलब कांस्टेंट रहती है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मींस इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कोई लॉस नहीं होगा। सेकंड जो इस यहां पर, तो ये तो थी डेफिनेशन की फॉर्म में, आप लिख सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। और जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम p दैट इज इक्वल टू mv, जिससे हम डिनोट करते हैं, वो भी कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व रहता है। थर्ड जो बात है, पॉइंट है, वो किसका होता है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो भी क्या रहती है? कंजर्व रहेगी। क्या रहेगी?
कंजर्व, ठीक है, मतलब कांस्टेंट रहेगी। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी तो उनके बीच में एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करेगी, फोर्स एग्जर्ट करती है, स्ट्रांगली फोर्स। तो बेटा जो फोर्स होता है, जो स्ट्रांगली फोर्स होता है वो कंजर्वेटिवली होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है ये फोर्स, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, दैट फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन है, इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। यू कैन से दैट कि यहां पर आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इलास्टिक कोलिजन की। क्लियर। तो कोलिजन आपको पता है, कोलिजन का मतलब क्या होता है बेटा, टकराना, एक बॉडी का दूसरी बॉडी से टकराना, और टकराने पर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज कोलिजन। कोलिजन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। मैंने कहा इनइलास्टिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्लियर। अब यहां पर आज जो हम बात करेंगे वो इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी conserved, means there is a no loss of kinetic energy after the collision or a before collision। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है। तो यहां पर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी इलास्टिक कोलिजन के बारे में। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन आपको क्या बताया कि वो कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कंजर्व्ड, और लीनियर मोमेंटम भी इसमें क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। क्लियर। तो ये हुआ इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वह मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब 1 एक्सिस के अलोंग होता है, उसे हम 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में क्या होगा कि 2 बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर in a straight line, या you can say that along a 1 axis direction। क्लियर। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। It involves 2 bodies moving initially along same straight line। यहां पर हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि 2 बॉडी हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी जो कि मूविंग इनिशियली अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों बॉडी क्या कर रही है, मूव करेंगी इनिशियली, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी से क्या होगी, टकराएगी विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एंड कंटिन्यूइंग टू मूव अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद भी वो बॉडी किस में जाएगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन कहते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं हम, यहां पर आप नोट्स बनाएंगे तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने लिखना है कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए 2 बॉडीज। यहां पर क्या है, 2 बॉडीज हैं जिनका मास हम लेते हैं m1। जैसे ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m1। क्लियर। ये ए बॉडी है, क्या है, ए बॉडी है यहां पर, जो कि जिसका मास है वो क्या है, m1 है। क्लियर। ये एक वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर दूसरी बॉडी है जिसका मास क्या है, m2 है। सेकंड बॉडी का मास क्या है, m2। ये भी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u2। और ये बॉडी है वो क्या है, b बॉडी मान लिया। इस बॉडी को क्या माना, b बॉडी। क्लियर। जो कि इसने कहा था 2 बॉडीज इन्वॉल्व है, इनिशियली सेम लाइन में वो क्या करेंगी, मूव कर रही है। तो यहां पर ये फर्स्ट बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेकंड बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। मतलब ये सिस्टम है वो क्या है, बिफोर कोलिजन है। कैसा है, बिफोर कोलिजन। जब ये दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी, यानी एक दूसरे से क्या होंगी, टकराएंगी, कोलिजन होगा एक बॉडी का किसके साथ, बी बॉडी के साथ इसका कोलिजन होगा। यहां पर ए बॉडी और बी बॉडी, ये बी बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, m2 है।
क्लियर। ये दोनों बॉडी क्या होंगी, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा। और जैसे ही इनका कोलिजन होगा, आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी हैं वो आफ्टर कोलिजन भी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। जैसे ये ए बॉडी है, इसका मास m1 है, ये आफ्टर कोलिजन इस डायरेक्शन में जाएगी, सेम डायरेक्शन में, जिसकी आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, v1। इसी प्रकार यहां पर हमारे पास बी बॉडी है जिसका मास m2 है, ये बी बॉडी है, ये भी सेम डायरेक्शन में जाएगी जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u2। ये जो सिस्टम है ये क्या है बेटा, आफ्टर कोलिजन। क्या है, आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। और ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन यानी कोलिजन के दौरान जो है वो ये है। और ये जो सिस्टम है यहां पर मैंने माना ये क्या है, बिफोर कोलिजन। क्या है, बिफोर कोलिजन। क्लियर। तो यहां पर हमने जो बात कही वो क्या कही, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने बात की कि दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, बिफोर कोलिजन ये अलग हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहां पर इन दोनों बॉडी का क्या हुआ, कोलिजन हुआ, कोलाइड हुई, टकराई एक दूसरे से। और कोलिजन के बाद दोनों बॉडी हैं वो एक वेलोसिटी से मूव करेंगी सेम डायरेक्शन में। v1 है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, v2 क्या है, कोलिजन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। क्लियर। तो ये जो हमने यहां पर माना वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन माना। अब यहां पर हम बात करेंगे क्या, कुछ केस मान के चलेंगे क्या कि यहां पर जो u1 है, क्या है, u1 है वो ग्रेटर देन u2 है। u1 है वो क्या है, ग्रेटर देन u2। मींस इस फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है सेकंड बॉडी से। क्योंकि क्यों लिया है सामने, क्योंकि अगर u2 ज्यादा हो जाएगा और u1 कम होगा तो ये दोनों बॉडी कभी भी कोलाइड नहीं कर पाएंगी। जैसे दो कार चल रही हैं रोड के ऊपर, आगे वाली कार की वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाले की कम है, तो क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। इसलिए जो बॉडी आगे है उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसके पीछे जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, तभी इन दोनों बॉडी का क्या होगा, कोलिजन होगा। इसलिए बेटा यहां पर ये केस लेना जरूरी है। क्लियर। u1 इज ग्रेटर देन u2, इसको समझने के लिए यहां पर कोलिजन होगा तभी होगा, तभी ये कोलाइड करेंगी और तभी कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जिनकी अलग अलग वेलोसिटी होगी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये नोट्स में आपने लिखना है, मानना है इन सभी को। क्लियर। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि क्या कहा, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ऑफ फास्ट बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी कौन है, ये बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर। ये क्या है, बिफोर कोलिजन है। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। ये क्या है, बिफोर कोलिजन। क्लियर। अब इसके बाद क्या कहा गया कि एनर्जी का क्या नहीं होगा, लॉस। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होगा, मतलब लॉस नहीं हुआ। तो यहां पर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो यहां पर ये जो हमने लिया है ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है, बिफोर कोलिजन। क्लियर। इसके बाद यहीं पर मैं लिख रहा हूं आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी। इसी प्रकार आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर। ये v1 लेना है आपने। क्लियर। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी बराबर होगी हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है बेटा, बिफोर कोलिजन। ये क्या है,
बिफोर कोलिजन। ध्यान से समझना है, जो डेफिनेशन ने बात कही वही बात हम यहां पर करेंगे इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो बातें हैं, जो कि क्या है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो दोनों की हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगी, बराबर। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर होगा हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 एंड v2 का स्क्वायर। ध्यान देना है, बिफोर कोलिजन 1/2 m1 का स्क्वायर m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर है हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहां पर आपके पास हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर, और ये आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे बेटा कि v1 वाला सिस्टम एक साइड और सेकंड बॉडी का सिस्टम एक साइड करना है। तो यहां पर आपके पास 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये उस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। ये इधर ही आ गया, इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 m2 एंड u2 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 1/2 m1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। क्लियर। इधर क्या बच जाएगा बेटा, 1/2 m2 का कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। क्लियर। यहां से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर होगा m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, फर्स्ट बॉडी, और राइट हैंड साइड क्या हो गई, सेकेंड बॉडी का सिस्टम। तो ये तो बात हुई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। अब यहां पर लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे अकॉर्डिंग, यहां पर लीनियर मोमेंटम, जो कि जिसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, P से, और जो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम हम निकालेंगे बिफोर कोलिजन। क्या निकालेंगे, बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले। क्लियर। आराम से नोट्स बनाने हैं इसके। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम m1 u1 बराबर, सॉरी ये फर्स्ट बॉडी का होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। किसका, फर्स्ट बॉडी का। तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, m1 और u1। इसी प्रकार लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, किसका, सेकेंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वो क्या होगा, m2 एंड u2। क्लियर। अब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद लीनियर
मोमेंटम ऑफ फास्ट बॉडी, यानी पहली बॉडी का, तो वो क्या हो जाएगा बेटा m1 एंड v1। यहां पर u था, यहां पर v आ जाएगा। इसी प्रकार लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन m2 एंड v2। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्लियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, तो क्या होगा बेटा लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा बराबर, जैसे हमने यहां पर काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा था। तो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 एंड v2। तो ये क्या आ गया लीनियर मोमेंटम आ गया। कैसे लीनियर मोमेंटम है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर। ये बिफोर कोलिजन है और ये क्या है आफ्टर कोलिजन है। कोई दिक्कत। तो अब इसके बाद यहां से भी क्या करेंगे, हम 1-1 वाला सिस्टम एक साइड कर लेंगे। तो m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर होगा m2 v2 माइनस m2 एंड u2। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। यहां से m1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा u1 माइनस v1 बराबर होगा m2 कॉमन यहां से ले लिया, ये हो गया v2 माइनस u2। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। तो ये किससे मिली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। ये किससे मिली, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। तो अब आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको डिवाइड करना है किससे, सेकंड से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। देखो u1 v1 u2 v2 में ध्यान से लिखना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो मतलब m1 u1 माइनस v1। क्लियर, बराबर होगा। इसी प्रकार m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय का स्क्वायर आएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर m2 v2 माइनस u2। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं m1 से कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो आपने मैथ में पढ़ रखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो फार्मूला यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा। तो इसको मैं जो फॉर्मूला है इसको मैं खोल देता हूं यहां से। तो क्या हो जाएगा बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b यानी u1 प्लस v1 इंटू a माइनस b u1 माइनस v1। क्लियर। डिवाइडेड बाय हो जाएगा u1 माइनस v1, ये बराबर होगा। इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो यहां पर आ जाएगा v1 प्लस v2 u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। क्लियर। अब u1 माइनस v1 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार v2 माइनस u2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 बराबर हो जाएगा v2 प्लस u2। क्लियर।
तो यहां से आपके पास क्या करें, V1 को एक साइड ले लें या V2 को एक साइड ले लें। तो यानी मेनली क्या है, ये एक इक्वेशन आ गई किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की हेल्प से और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम यहां पर क्या निकालेंगे, वेलोसिटीज निकालेंगे आफ्टर कोलिजन। देखो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी तो आप लोगों को पता होगी, लेकिन कोलिजन के बाद उन दोनों बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या होगी, V1 क्या होगा और V2 क्या होगा, यहां पर हम ये निकालेंगे मेनली। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो हम इन इक्वेशंस की मदद से यहां पर V1 और V2 निकालते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो बेटा अब V1 और V2 की वैल्यू निकालने से पहले एक बात और बता देता हूं। यहां पर एक टॉपिक आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल e है उससे इसको डिनोट किया जाता है। और ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। क्लियर? ये क्या है, V2 माइनस V1 क्या है, ये आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब अलग होने की आफ्टर कोलिजन, ये है। नीचे ये क्या है कि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, मतलब जैसे आपको बताया था ये ए बॉडी है, क्लियर, ये एक डायरेक्शन में जा रही है, ये बी बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या थी U1, इसकी वेलोसिटी क्या थी U2। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या जा रही है, अप्रोच मतलब नजदीक जा रहे हैं। तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है U1 माइनस U2, अप्रोच होने के लिए मतलब नजदीक आने के लिए। और जैसे ही कोलिजन हो जाएगा तो भी ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी ए बॉडी, और ये यहां पर ये क्या है बी बॉडी, जिसकी वेलोसिटी क्या है V1, इसकी वेलोसिटी क्या है V2 आफ्टर कोलिजन। तो ये टकराने के बाद चिपक जाएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, फिर ये अलग होंगी, अब क्या होंगी, सेपरेट होंगी। क्लियर? तो सेपरेट होने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी इसकी, V2 माइनस V1, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर यहां पर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है। ये कैसी है, परफेक्टली। हालांकि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। क्लियर? तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं, लेकिन ये परफेक्टली इलास्टिक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए। और जो परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी होती है उसके लिए ई की वैल्यू बेटा 0 होती है। ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। तो यहां पर एक टॉपिक था बीच में जो यूज करना है आपको। तो यहां पर देखो ये आया V2 माइनस V1, U1 माइनस U2। तो ये क्या हो गया, सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ये रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, अप्रोच नजदीक आने के लिए। ये दोनों क्या है, बराबर आई है। दोनों क्या आई है, बराबर। तो यहां पर ये दोनों वेलोसिटी कैसी है, बराबर। तो क्या आंसर आएगा आपका 1। तो इसका मतलब यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो ये बीच में एक टॉपिक था। अब इससे निकालने के लिए जैसे हम इनिशियली किसकी वैल्यू निकालेंगे, V1 वेलोसिटी की। तो यहां से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। V2 इक्वेशन नंबर 3 से V2 किसके बराबर होगा, U1 माइनस U2। और इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, V1। क्लियर? तो यहां पर V2 की फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब हम इस V2 की वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा। क्या ये बराबर हैं दोनों, तो M1 को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर ये क्या जाएगा, M1 U1 माइनस M1 V1, ठीक है, बराबर यहां पर क्या है M2 V2 माइनस
M2U2। क्लियर हो गया। तो हम यहां पर M1 U1 और ये अलग अलग हो गया। क्लियर। तो इसको सिस्टम से करने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि इजी हो जाए। क्या करेंगे कि ये जो V1 और V2 है ना, इसको एक साइड और U1 वाले को एक साइड कर देंगे। जो इस इक्वेशन में पहले निकाला था उसी फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो यहां पर M1 U1 इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस M2U2 बराबर होगा यहां पर M2 V2, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस M1 एंड V1। अब ये इजी इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर इस इक्वेशन में, जिसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 4 में V2 की वैल्यू रखनी है। क्लियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर है M2 V2 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या होगी, U1 माइनस U2 प्लस V1। क्लियर। प्लस ये अलग से है M1 V1। क्लियर हो गया। अब इसके क्या करते हैं, हम M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इजी तरीके से बता रहा हूं, शॉर्टकट नहीं कर रहा हूं मैं। M2 U1 माइनस M2 U2 क्लियर प्लस M2 V1 प्लस M1 V1, ये M1 है। ठीक है। इसको M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, V1 की। तो V1 को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड ले लो। तो V1 की टर्म कौन सी है, ये दो है V1 की। क्लियर। तो इनको कहां ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर आपके पास, या इसको इसी साइड रखो, बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखो M1 U1 प्लस M2 U2, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इनको भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का M2 U1 प्लस M2 U2, इधर क्या बच जाएगा, M2 V1। तो यहां से V1 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच जाएगा M1 प्लस M2। बेटा यहां पर ध्यान से करना है, अगर एक टर्म भी इधर उधर हो गई तो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा क्वेश्चन आपका। क्लियर। अब देखिए यहां पर M2 ये U1 है, यहां पर M1 U1 है। क्लियर। तो यहां से U1 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म से। तो दोनों टर्म से U1 हमने कॉमन लिया। क्लियर। तो U1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, M1 माइनस M2, ये दोनों टर्म शॉर्ट हो गई। यहां से क्या कॉमन ले लो, M2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो M2U2 तो ये क्या हो जाएगा, 2M2U2 बराबर है V1 इंटू M1 प्लस M2। क्लियर। अब V1 की निकालनी, तो V1 को इधर रखो, बाकी टर्म कहां ले जाओ, इसके डिवाइड में। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, V1 बराबर आ जाएगा U1 इंटू M1 माइनस M2 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, V1 की। अगर इसको और सिस्टम से लिखना चाहते हो तो यहां पर आप और सिस्टम से लिख सकते हैं। क्या, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो। क्या, V1 दैट इज इक्वल टू U1 इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अलग अलग कर देंगे। प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई यहां से। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार बेटा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, V1 की। इस इक्वेशन से ध्यान देना, ये V1 की आ गई, यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से V1 की। तो V1 इज इक्वल टू, इसको इधर रखा, बाकी उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, V2 माइनस U1 प्लस U2। क्लियर होगा। इसको इधर रखा, बाकी टर्म किधर चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर U1 माइनस का, U2 किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर। V1 की वैल्यू आ गई। अब इसको सेम इक्वेशन नंबर 4 में लिखना है, जैसे हमने इस टर्म का लिखा था इक्वेशन नंबर 4 में, इसी प्रकार
यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से। तो यहां पर क्या है 4 इक्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 और ये क्या आ गया v1। तो v1 की वैल्यू ये पुट करेंगे क्या, v2 माइनस u1 प्लस u2, ये पुट कर दिया हमने। समझ में आ रहा है। अब हमने क्या करना है, वही टर्म m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m2 v2 प्लस, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u2। क्लियर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, v2 की। तो v2 की टर्म एक साइड रख लो, बाकी को एक साइड कर दीजिए। तो v2 कहां है, ये रहा, ये रख रहा, बाकी को इधर ले आएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2, ये इधर आएगा। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का m1 u1, ये किसका हो जाएगा, माइनस का m1 u2 बराबर होगा। यहां से क्या कॉमन ले लें, v2, तो अंदर क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2। ध्यान देना है इस चीज का। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहां पे m1 ये रहा, देखो 2 m1 u1 तो ये क्या हो जाएगा 2 m1 u1 हो गया, प्लस यहां से दोनों देखो अलग अलग हैं, तो यहां से क्या कॉमन ले लें, u2, तो अंदर क्या बच जाएगा m2 माइनस m1, यहां से u2 कॉमन ले लिया दोनों से, तो m2 माइनस m1 बराबर है v2 इंटू m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। अब v2 को एक साइड कर लेते हैं, इस टर्म को इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 2 m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर। अब इसी प्रकार जैसे यहां पर लिखा था, इसको सुंदर तरीके से लिख देते हैं अलग अलग करके, v2 दैट इज इक्वल टू 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वैल्यू आ गई किसकी बेटा, v2 की। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन एंड ड्राइव द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में आपने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में आपसे क्या पूछेगा, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के में। क्लियर। तो आप इस प्रकार इनकी v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। v1 और v2 आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, क्या कि भैया दो बॉडी हमने ली थी m1 और m2। अगर पहला केस आता है कि दोनों बॉडी का अगर मास बराबर हो तो m1 बराबर है m2 दैट इज इक्वल टू m, तो हमारे पास क्या वेलोसिटीज आएंगी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। तो यहां से v1 दैट इज इक्वल टू, देखिए m1 और m2 दोनों क्या है, बराबर। तो m1 माइनस m2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो ये टर्म सारी क्या हो गई, 0। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। प्लस 2 mu2, मतलब m2 है वो भी किसके बराबर है, m1 के, और किसको क्या मान लिया, m के। नीचे यहां पर आपके पास क्या जाएगा, m1 प्लस m2, तो दोनों बराबर हैं, तो यहां पर क्या जाएगा 2m आ जाएगा, क्या जाएगा 2m के बराबर। क्लियर। तो यहां पर आपके पास 2m हो गया, 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, v1 दैट इज इक्वल टू u2 के बराबर आ जाएगा, v1 दैट इज इक्वल टू u2। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बॉडी का मास बराबर है वन डायमेंशन में, तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज।
यानी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो बराबर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। क्लियर। इसी प्रकार इसको हम सेकंड इक्वेशन में भी क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे v2 दैट इज इक्वल टू यहां पर 2m u1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है तो ये क्या आ जाएगा 2m प्लस m2 माइनस m1 दोनों क्या है बराबर, तो क्या आएगा आंसर, घटेगी तो दोनों बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया तो यहां पर v2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u2 दैट इज इक्वल टू u1। तो यहां पर बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दोनों बॉडी का मास बराबर है तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज। आप नोट्स में लिखें ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों बॉडी का मास बराबर है तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की किसके बराबर हो जाएगी, सेकंड बॉडी इनिशियल वेलोसिटी। इसी प्रकार आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जो कि बिफोर कोलिजन थी। क्लियर। एक स्पेशल केस ये आता है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास इसका स्पेशल क्या कि भैया इनिशियली सेकंड बॉडी की वेलोसिटी किसके बराबर है, 0। u2 किसके बराबर है, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सेकंड जो बॉडी थी वो किस पर है, रेस्ट पर। तो क्या होगी अगर ऐसा, फर्स्ट बॉडी किस में है, मोशन में, लेकिन सेकंड किस पर है, रेस्ट पे। तो यहां पर क्या होगा v1 दैट इज इक्वल टू, आइए चेक करते हैं, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यहां से। और u2 किसके बराबर हो गया, 0 से। ये u2 क्या है, 0। तो ये टर्म किसके बराबर हो गई, 0 के। किसके बराबर हो गई, 0 के। क्लियर। तो जो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। लाइक वाइज सेकेंड केस यहां पर आ जाइए, क्या है 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। u2 किसके बराबर है, 0। तो ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी, टर्म 0 आएगी। तो आफ्टर कोलिजन v2 है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहां पर क्या है v2 किसके बराबर आ जाएगा, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज होंगी अगर हम ये मानते हैं कि फर्स्ट बॉडी है वो किस पर है, रेस्ट पर है। क्लियर। अब यहां पर भी एक केस और बना सकते हैं, इनका सब केस क्या बना सकते हैं, ए, इसी का सब केस। u2 रेस्ट पर है लेकिन यहां पर दोनों बॉडी का मास है वो भी क्या है, बराबर है, m1 बराबर है m2, m1 बराबर है m2। तो क्या होगा भैया, तो यहीं से वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो v1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0। m1 माइनस m2 दोनों बराबर है 0। और v2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, यहां पर u1 के बराबर। किसके बराबर आएगी, u1 की। क्यों, क्योंकि m1 m2 दोनों बराबर है, 2m हो जाएगा, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, u1 के बराबर। तो मतलब आफ्टर कोलिजन अगर ऐसा केस है कि सेकंड बॉडी रेस्ट पर है और दोनों बॉडी का मास भी बराबर है तो क्या होगा, फर्स्ट जो बॉडी है वो रेस्ट पर आ जाएगी आफ्टर कोलिजन और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ स्पेशल केस थे, ये इनमें से और भी इंपॉर्टेंट केस थे, और भी स्पेशल केसेस आप इसके बना सकते हो। क्लियर। तो यहां पर आपके पास आप v1 को रेस्ट पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था दो बॉडी है A और ये एक बॉडी है B। क्लियर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। तो इसको रेस्ट पे मान सकते हो। अगर इसको रेस्ट पे मान लिया u1 को तो ये बॉडी इसके साथ क्या होगी, टकराएगी नहीं, कोलिजन ही नहीं होगा। क्लियर। इसलिए यहां पर v1 हम रेस्ट पर नहीं लेते। तो ये दो मैंने इंपॉर्टेंट केस लिए हैं जिनको आपने स्टडी करना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें भी आपसे पूछ सकता है, जैसे लेंथी अगर क्वेश्चन बनाना हो पेपर में तो क्या पूछ सकता है कि शो दैट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर एक्सचेंज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, तो आपने ये पर्टिकुलर केस लेकर शो करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।